हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका सेकंड पेपर था उसमें आप लोगों को मैंने किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था और उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। इस टॉपिक को लेकर मैं चल रहा था। इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। साथ ही में मैंने प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इन सब के बारे में डिटेल से बता दिया है। तो एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिए। क्रम से पढ़ेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में अब हमें आगे पढ़ना है गोली दर्पण क्या होता है। देखिए क्लास 10th में एक बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार आपको अगेन यहाँ पर पढ़ना है कि गोली दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। गोली दर्पण देखिए नाम से ही पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, आप तुरंत समझ जाएंगे। गोली दर्पण देखिए नाम से ही पता चल रहा है। गोली का मतलब एक आपके समक्ष मान लीजिए मैं गोला ले लेता हूँ कोई एक, ठीक है। ये कांच का एक गोला है, ये कांच का गोला है। इसको हमने क्या किया, ऐसे काट दिया, ठीक है, केंद्र से इसको काट दिया। तो एक पार्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और एक पार्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो गोली दर्पण की परिभाषा ये होती है कि गोली दर्पण जो होते हैं वो कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं। ये दोनों दर्पण जो हैं ये गोली दर्पण कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये भी गोली दर्पण बने नहीं है। दर्पण के लिए एक भाग पर पेंट की कलाई होना बहुत ज़रूरी है। तो गोली दर्पण की परिभाषा ये होती है कि गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं जिनके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। जैसे मैंने दो भाग निकाले इस गोले को काटकर, अगर मैंने इसके धसे हुए भाग पर पेंट की कलाई कर दी, ध्यान दीजिएगा, उधर धसे जो उधर का भाग है दबा हुआ, उस पर अगर हमने पेंट की कलाई कर दी तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो भैया उभरे हुए तल से होगा। कहाँ से होगा? उभरे हुए तल से। अब उस भाग पर अगर पेंट की कलाई तो जाहिर सी बात है इस वाले तल से, उभरे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। और इसी तरीके जो दूसरा वाला भाग था इसके मैंने क्या कर दिया, उभरे हुए भाग पर पेंट की कलाई कर दी। और जब इसके उभरे हुए भाग पर पेंट की कलाई कर दी तो जाहिर सी बात है जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो दबे हुए तल से होगा। कहाँ से होगा? दबे हुए तल से। तो यहाँ पर ये जो इस प्रकार जो गोली दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं। ये वाला जब उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं भाई? उत्तल दर्पण। और जब प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से होता है तो इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं भाई? अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो गोली दर्पण की परिभाषा आप क्या लिखोगे? लिखोगे कि गोली दर्पण जो होते हैं वो किसी कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं, ठीक है, जिनके एक भाग पर पेंट की कलाई होती है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण जो होते हैं वो भैया आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, एक आपका होता है उत्तल दर्पण और दूसरा आपका होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, इसको भली बात समझ लीजिए। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है, धसे हुए तल पर क्या होता है? पेंट की कलाई होती है। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए भाग पर पेंट की कलाई होती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जब प्रकाश का परावर्तन, ठीक, एक ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है वह दर्पण आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। एक ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है या धसे हुए तल से होता है वह आपका अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर? तो गोली दर्पण कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए। चलिए ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे जो कि गोली दर्पण से संबंधित होंगी। उनको विद्यार्थी रटते हैं, रटना नहीं है, मैं आपको ऐसे ही सारी परिभाषाएं यहाँ पर याद करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए एक चित्र के माध्यम से मैं आपको सारी परिभाषाएं याद करा दूंगा। अभी ये तो गोली दर्पण की बात हो गई। अब हेडिंग हमारी हो जाएगी गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या हो जाएगी? गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, सारी परिभाषाएं आपको यहीं पर याद करा देंगे और यहीं पर आप बढ़िया नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित परिभाषाएं,
देखिए कितनी आसान भाषा में आपको हम गोली दर्पण से संबंधित जो 7-8 परिभाषाएं हैं वो आपको याद कराने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण मैंने कहा 2 प्रकार के होते हैं। मैं आपके समक्ष एक गोली दर्पण यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए ये देखिए मैंने आपके समक्ष एक गोली दर्पण बना लिया। ठीक है, और दूसरा वाला भी गोली दर्पण बना लिया। वो उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल हो गया। अवतल बनेगा कब? जब इसके हुए उभरे हुए भाग पर हम पेंट की कलाई कर देंगे, तभी तो बनेगा। पहले तो बनेगा नहीं। जब तक प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल से नहीं होगा तब तक ये अवतल दर्पण नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एम डैश ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा। और जो यहाँ पर देखिए एक बिंदु होता है परावर्तक तल का मध्य बिंदु, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और ये अब काटा गया किसी खोखले गोले का काटा गया भाग है तो उस गोले का केंद्र भी होगा। ठीक, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। C और P को ऐसे मिला देंगे तो ये कहलाएगी इस गोली दर्पण की मुख्य अक्ष। तो इन्हीं सभी की परिभाषा यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी आप कह सकते हो उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण भी एक प्रकार का गोली दर्पण है। बस इतना याद रखना है कि उत्तल दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र इधर होता है। ठीक है ना, इधर इसमें उभरा हुआ तल परावर्तक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो परिभाषा देनी रहेगी वो आपको परिभाषा देनी रहेगी कि मुख्य अक्ष क्या होता है, या आप मुख्य अक्ष नहीं, सबसे पहले वक्रता केंद्र की परिभाषा, वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 आपको वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देनी है। देखिएगा बहुत ध्यान से। नंबर 3 आपको दर्पण के ध्रुव की परिभाषा देनी है। ये मैंने क्या कहा कि दर्पण का ध्रुव होता है, और सारी परिभाषाएं इन्हीं फिगर को देखते हुए आप लिख डालोगे। चौथी परिभाषा आपकी क्या होती है? वक्रता, अभी केंद्र के बारे में बता ही दिया, वक्रता त्रिज्या के बारे में बता दिया, पोल के बारे में आपको बता देना है। उसके बाद आपको मुख्य अक्ष के बारे में बता देना है। दर्पण की जो मुख्य अक्ष होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। और 5वीं परिभाषा इसी तरीके से आपकी हो जाएगी मुख्य फोकस। किसकी परिभाषा हो जाएगी भाई? मुख्य फोकस की परिभाषा। और अगली परिभाषा आपकी हो जाएगी 6वीं परिभाषा फोकस दूरी। किसकी परिभाषा भाई? फोकस दूरी। इसी तरीके से 7वीं परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी? दर्पण का द्वारक क्या होता है ना। तो अगली परिभाषा आप डाल लीजिएगा दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। इस तरीके से ये आपकी कुछ गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं जिनकी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। क्या होती हैं ये चीज़ें? जैसे हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले वक्रता केंद्र क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वक्रता केंद्र क्या होता है। ये आपका वक्रता केंद्र कहलाता है, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। तो जब मैंने एक खोखले गोले को काटा, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने एक खोखले गोले को ऐसे काटा तो इस खोखले गोले का जो काटा गया भाग है वो केंद्र, देखिए पहले ये केंद्र से काटा गया है। ठीक, तो ये जो गोली दर्पण आया इस खोखले गोले के काटे गए भाग से ही तो आया। तो परिभाषा ऐसे बोलेंगे कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, हमने पहले बता दिया कि ये दोनों गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग हैं। तो गोली दर्पण जो होता है कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को हम गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे? ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठे, यही लिखना है और ये आपको तुरंत याद हो जाएगी। मैंने कहा कि एक गोले को लेकर के हम क्या करते हैं? काटते हैं केंद्र से। ठीक है, तो ये इसका जो केंद्र होगा वो इस गोले का केंद्र होगा। तो हम परिभाषा बोलते हैं कि उस गोले के केंद्र को, जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। या कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है गोली दर्पण, उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। ऐसे आपको लिखना है, बहुत ही आसान परिभाषा है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे? वक्रता त्रिज्या की, कि वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है। बहुत आसान है, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, सभी को पता है। यहाँ पर केंद्र के स्थान पर C है जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र से यहाँ पर पोल है आपका, पोल तक की जो दूरी कहलाती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? R से। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी होती है। या ऐसे बोल सकते हो कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है
गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उसकी त्रिज्या को हम इस गोली दर्पण की क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। जैसे यहाँ पर परिभाषा बता रहे हैं वैसे वहाँ पर भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये वक्रता त्रिज्या कहाँ से आई है, ये वक्रता त्रिज्या वहाँ से आई है कि ये गोली दर्पण जहाँ से जिस भी खोखले गोले को काट कर आया है उसकी त्रिज्या ही इस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दोनों के लिए परिभाषा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। फिर बात आती है दर्पण के ध्रुव की यानी पोल की। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जो ये दर्पण का ध्रुव होता है पोल, ये होता है परावर्तक तल का मध्य बिंदु। आपको मैंने अभी बताया कि जब हम एक खोखले गोले को काटते हैं तो जो दो भाग मिलते हैं, एक भाग पर पेंट की कलाई कर देते हैं और दूसरा तल परावर्तक बना देते हैं। तो जब मैंने उभरे हुए भाग पर पेंट की कलाई कर दी तो धंसा हुआ जो तल है वो परावर्तक बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस गोली दर्पण का जो परावर्तक तल का ये जो मध्य बिंदु है इसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्लियर। गोली दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, आप बता सकते हो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण का परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष की प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष की बात करें तो जो ये आपके सामने रेखा गई है, आप देख सकते हो इसमें भी गई है, ये कहलाती है दर्पण की मुख्य अक्ष। इसकी खास बात ये होती है कि ये रेखा आपके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। तो आप कह सकते हो कि जो मुख्य अक्ष होती है वह गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बताइए भाई, बात समझ में आई कि नहीं समझी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्य फोकस की परिभाषा समझ लेते हैं। मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, ठीक है, और वो बिंदु जो होता है C और P के बीच का मध्य बिंदु होता है F, इसी को मुख्य फोकस बोलते हैं। और इसकी खास बात होती है, यहाँ पर भी मध्य बिंदु F बना लेते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि कोई वस्तु अगर हम मुख्य अक्ष पर रखते हैं, ठीक, तो वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें होती हैं वो इस दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर ही जाती हैं। ऐसे समझ पा रहे हो ना। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती हैं तो दर्पण की मुख्य अक्ष से परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मेरी बात को समझिएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया है। आप कहोगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं भैया, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष को मैंने नहीं दर्शाया, उसको PC से प्रदर्शित कर सकते हो आप। मुख्य फोकस में आप क्या कर सकते हो, मुख्य फोकस में आप कहोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं वो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये किरण मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो आप कह सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। उम्मीद है कि ये परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पर अगली परिभाषा आती है कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी की परिभाषा भी आपको जान लेनी है कि फोकस दूरी की परिभाषा क्या होती है। तो जैसे अभी आपने वक्रता त्रिज्या की परिभाषा बताई कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, उसी तरीके से फोकस दूरी की परिभाषा क्या होती है, जो ये मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी होती है वो आपकी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। परिभाषा बहुत आसान, आप क्या कहोगे, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। लास्ट परिभाषा आपके सामने है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ठीक है। ये सारी मुख्य परिभाषाएं हैं, इसमें कम से कम ऊपर की परिभाषा है तो 5 आपको आनी ही चाहिए, हर हालत में 5-6, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें दर्पण का द्वारक,
दर्पण का द्वारक एक होता है और एक होता है भैया फोकस तल। एक परिभाषा और जान लीजिए, फोकस तल की परिभाषा पूछी जाती है कि फोकस तल क्या होता है। दर्पण का द्वारक, अभी आपको मैंने बताया कि ये देखिए काटा गया खोखले गोले के काटे गए दोनों भाग हैं, तो जिस भी खोखले गोले के ये काटे गए भाग हैं उसके व्यास को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। आप क्या बोलोगे कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के काटे गए भाग हैं उसके व्यास को, केंद्र से जाने वाली रेखा व्यास ही तो कहलाती है, तो ये एम और एम डैश ये क्या कहलाते हैं, दर्पण का द्वारक कहलाते हैं। तो जो जिस भी खोखले गोले के काटे गए भाग हैं उसी के व्यास को हम गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे एम डैश से या M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। आगे बात करें यहाँ पर फोकस तल की परिभाषा। तो फोकस तल की परिभाषा बहुत आसान है। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जब कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है इसके अभिलंबवत तल को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस तल बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि मुख्य फोकस के अभिलंबवत तल को क्या बोलते हैं, फोकस तल। या ऐसे बोल सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसके अभिलंबवत तल को हम क्या बोलते हैं भैया, फोकस तल कहते हैं। ओके, ये कुछ देखिए गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी जिनको मैंने डिटेल से समझा दिया है कि कैसे आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो याद कर सकते हो इस तरीके से फिगर बना बना करके, मतलब एक भी परिभाषा आपको रटनी नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद हमारे इस चैप्टर में टॉपिक आता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यहीं पर आपको हम बता देते हैं, अगली हेडिंग आप डाल लीजिएगा, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक। अब इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है कि जब दर्पण का जो द्वारक है वो वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो। देखिएगा, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप देख पा रहे हो कि जो फोकस पॉइंट है वो सी और पी का मध्य बिंदु है, तो जाहिर सी बात है कि सी से पी तक की जो दूरी है उसकी आधी दूरी ही एफ और पी के बीच की दूरी होगी जो कि फोकस दूरी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। एक बात और याद रखना, ठीक है, जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसको भी आगे हम बताएंगे अच्छे तरीके से क्यों होती है, क्योंकि इसमें देखिए अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु होता है वो इधर होता है, उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु उधर होता है, तो वो एक्स अक्ष की धन दिशा में पड़ता है बिंदु। जब एक्स अक्ष की धन दिशा में बिंदु पड़ता है तो उधर की दूरी को निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह पर पट्टी के द्वारा धनात्मक लिया जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। तो समय आपका हो चुका है और इस छोटी सी क्लास में मैंने आज आप लोगों को क्या सिखाया कि गोली दर्पण क्या होते हैं, जो कि एक कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जब उभरे हुए तल से हो, धंसे हुए भाग पर पेंट की कलाई हो तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल से हो और उभरे हुए भाग पर पेंट की कलाई हो तो वो आपका क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण का परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। फिर बात करें यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण वो क्या कहलाती है,
मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या कहते हैं भैया? मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके व्यास को हम गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। फोकस तल क्या होता है? मुख्य फोकस के अभिलंबवत तल को हम दर्पण का फोकस तल कहते हैं। इस तरीके से गोली दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाएं एक ही बार में आपको याद हो गई होंगी। साथ ही में बात करें तो यहाँ पर मैंने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी बता दिया कि F बराबर R/2 होता है। इतना आप सभी लोगों ने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम दर्पण सूत्र का निगमन कराएंगे अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।